हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। रामेश्वरम, सोमनाथ, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, गृष्णेश्वर, काशी विश्वनाथ, भीमाशंकर, केदारनाथ और त्र्यंबकेश्वर। तो इन ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आपने बचपन से सुना ही है और आपने ये भी सुना है कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हर इंसान को अपनी लाइफ में एक एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। पर आज इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है कि इन 12 में से वो कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं जो पर्टिकुलरली आपके लिए विजिट करना बहुत क्रूशियल है, जहाँ पे विजिट करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और इसको जानने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। जी हाँ, फॉर्मूला आपको चलेगा पता। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। देखिए 12 के 12 आपको जानना ही है, पर शुरुआत कहीं से तो करनी है। तो इस वीडियो से आपको चलने वाला है पता कि कौन कौन से आपको पहले विजिट करके फटाफट से आ जाना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका ये जानने का कि वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जाकर के आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, मन की शांति मिलने वाली है, हर्डल्स आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। आजकल जो आप परेशान थे उस परेशानियों का आपको निवारण मिलेगा, मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे तो उसमें भी बेटरमेंट आएगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ मूड होगा, अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसको जानने के लिए आपको आपकी लग्न कुंडली को देखना है। लग्न कुंडली किसी भी वेबसाइट और ऐप से आप बना सकते हो, जहाँ पे भी कुंडली बनाई जाती हो, फ्री कुंडली। उसके बाद आपको देखना है चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है। मान लीजिए आपको दिखता है कि आपका चंद्रमा 5 नंबर की राशि में है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बेसिक कुंडली आपको देखना आता है कि ये आपका लग्न कुंडली है। यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, हर एक नंबर एक राशि को डिनोट करता है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दिखाती हूँ, पॉज करके आप समझ लीजिए। जहाँ जहाँ पे नंबर लिखा है वहाँ सामने आप देखोगे एक राशि लिखी हुई है, एक के आगे जैसे कि मेष यानी कि एरीज लिखा हुआ है। वैसे ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली को देखोगे तो देखो कि वहाँ पे जो चंद्रमा है वो किस राशि में है, यानी कि किस नंबर पे है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे है वहाँ पे लिखा है 5 नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है चंद्रमा आपके सिंह राशि में है, लियो में है। ये क्लियर हो गया। आप फिर से बैक करके वापस से सुन लीजिए कि आपको देखना है चंद्रमा कहाँ पे प्लेस्ड है, किस नंबर पे प्लेस्ड है, और लिस्ट से आप मैच करिए वो नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कहाँ से यहाँ पे मैजिक आने वाला है। तो कितनी राशि होती है हमारे पास? 12 राशि होती है, राइट। ये तो सबको पता है 12 राशि होती है। और कितने ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में? 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि हर एक ज्योतिर्लिंग एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी राशि में चंद्रमा प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, वो पर्टिकुलर राशि आपको चेक करना है लिस्ट में से कि कौन सा ज्योतिर्लिंग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उस ज्योतिर्लिंग में आपको जाना ही जाना है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किसी का चंद्रमा सिंह राशि में है, वो लिस्ट में देखेंगे कि कौन सा ज्योतिर्लिंग सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंह राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे आपको जाने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये नंबर 1 तरीका है जानने का। और भी तरीका है, ये और थोड़ा डीप में जाता जाएगा और थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए सेकंड तरीका क्या है जानने का, कौन सा ज्योतिर्लिंग आपको जानना है। उसके लिए आपको आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह जानना है। अब ये शोना क्या टर्म वर्म आप ले आए, आत्मकारक, ये सब मैं कैसे समझूं, कहाँ जाना है? जल्दी बताओ हमें कहाँ जाना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। आत्मकारक वो प्लैनेट होता है आपकी कुंडली का जो हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड रखता है। अब इसको कैसे पता करें? तो वही जिस वेबसाइट से, ऐप से आपने जन्म कुंडली निकाली थी, वहीं पे आप जाओगे ना, तो आप देखोगे हर एक प्लैनेट का कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखा होता है। आप चेक करते जाओगे तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है वो आत्मकारक है। पर आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। आजकल वेबसाइट्स और ऐप ने इतना ईजी कर दिया है कि नीचे उन्होंने लिखा हुआ भी रहता है कि कौन सा वो ग्रह है जो आपकी कुंडली में हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड रखता है। पर यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन होने वाला है फॉर श्योर। आप बोलोगे सोना, जब मैंने देखा तो मेरी कुंडली में हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड तो मार्स रखता है, पर जब मैं ये लिस्ट देख रही हूँ इस ऐप का, वहाँ पे आत्मकारक के आगे पहले सन लिखा है, उसके बाद मंगल लिखा है। तो क्या मेरी कुंडली में आत्मकारक ग्रह सूर्य भी है और मंगल भी है? अब मैं बताती हूँ। पहले जो प्लैनेट्स लिखे हैं ना, वो यूनिवर्सल कारका हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की। मतलब आत्मकारका वैसे देखा जाए तो सूर्य ही है,
पर आपकी कुंडली में वो क्या हो सकता है, अगर आप चर में जाओगे, चर करके लिखा होगा तो वहां पे मंगल लिखा है या वहां पे हो सकता है जुपिटर लिखा हो, पर यूनिवर्सल सूर्य है। अब आत्मकार का क्या होता है, आपकी आत्मा, आपका सोल, जहां जो आपका पर्पस है वो सब कुछ आत्मकार का है। तो सूर्य ही आत्मकार का यूनिवर्सल है। सूर्य से इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो कहीं नहीं है, हम स्टार नहीं मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए मैं इसको प्लैनेट बोल रही हूँ। उन्हीं से दुनिया चल रही है, जीव जंतु सब कुछ उसी से चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो देखा जाए तो यूनिवर्सल कारक है। पर आपको आपकी कुंडली का देखना है तो आपकी कुंडली का कुछ भी निकल सकता है जो हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड रखता है। तो अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल कारक में जैसे आत्मकारक का जो है वो सूर्य है, मातृकारक का यूनिवर्सल कौन है, मून है, भ्रातृकारक का कौन है यूनिवर्सल, मार्स है, पितृकारक का कौन है यूनिवर्सल, जुपिटर है। आपने एक वर्ड सुना होगा दाराकार का, यानी कि स्पाउस, वो कौन है यूनिवर्सल, कौन सा ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस को वीनस, शुक्र रिप्रेजेंट करता है, राइट। वैसे अमत्य कारक का कौन है, बुध है। तो ये हो गए यूनिवर्सल, ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह हैं जो इन स्फीयर को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हर स्पाउस को रिप्रेजेंट एक्चुअली करता है वीनस, पर हो सकता है आपकी कुंडली में आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी या रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर, क्योंकि डिपेंड करेगा कि क्या लॉन्गिट्यूड है। तो करेक्ट, तो अभी हमको उस डिटेल में नहीं जाना, मैं बस आपको बता रही हूँ कि सबसे हाईएस्ट जो लॉन्गिट्यूड है जिस प्लैनेट की, उसको आपको देख लेना है। तो आपने देख लिया, हो सकता है आपका सन ही हो सकता है वो यूनिवर्सल कारक भी है, आत्मकारक है, और आपकी कुंडली में भी हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड रखता है। यू नेवर नो। तो आप बोलोगे मेरा सेम आया सोना, सन ही आया, पर बहुतों का अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जो भी ग्रह आपके आए उस ग्रह को आपको आपके नवांशा चार्ट में देखना है, D9 में। अब आप बोलोगे सोना अभी तो आप लग्न कुंडली बोल रहे थे, अभी आप कहाँ से D9 नवांशा में चले गए। पर आप देखिए उसी सॉफ्टवेयर में, उसी ऐप में नीचे आओगे तो लग्न के नीचे D9 नवांशा लिखा होगा, ठीक है। तो अभी आपको नवांशा वाला चार्ट देखना है। वहाँ पे आप देखिए कि ये जो आत्मकारक है, ये जो प्लैनेट है, जो भी निकला प्लैनेट आपका, मान लीजिए कि आपके लिए मार्स निकला हमारे एग्जाम्पल में, तो मार्स D9 चार्ट में कौन सी राशि में बैठा है, मतलब कौन सा नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे मार्स बैठा है। कोई भी नंबर निकल सकता है, मान लीजिए कि निकल गया है नंबर 9, ठीक है। आपका आत्मकारक मार्स था, पर आपके D9 चार्ट में वो 9 में, यानी कि धनु राशि में बैठा हुआ है, किसी भी घर में बैठा हो सकता है, उसको हम नहीं काउंट कर रहे, पर 9 नंबर की राशि यानी धनु में बैठा है। तो अब अगेन हम उस लिस्ट में जाएंगे जिस लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हर एक ज्योतिर्लिंग जो है वो एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको देखना है कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। वेरी सिंपल, उस ज्योतिर्लिंग में भी आपको जाना है। वहाँ जाके आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगी, आपके सोल को डायरेक्शन मिलेगा, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे, वाइटैलिटी में बेटरमेंट आएगी, आपकी लाइफ में अगर आप बीमार थे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको आपका ओवरऑल अगर आपको बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे उससे रिलीफ मिलेगा, आपके अंदर में एक अलग सी तेज़ आएगी, डिसीजन मेकिंग आपका बेटर होगा। जो जो चीज़ों को सन रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन विथ अदर पीपल, आपका बिजनेस है तो उसमें बेटरमेंट आएगी, है ना, और आत्मा लेवल पे आपको शांति मिलेगी। इन सब बेनिफिट्स को गेन करने के लिए आपको उस वाले पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग में जाना है। नेक्स्ट तरीका क्या है जानने का, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि अब तक आपने 2 तरीके से जान लिया है कि आपको कौन से ज्योतिर्लिंग जाना है। थर्ड तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको आपका जन्म कुंडली खोल लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक जो ग्रह है उसके नाम बताऊंगी और एक हाउस बताऊंगी जहाँ पे वो ग्रह है। अब आप बोलोगे सोना हाउस क्या है, अभी तो आपने राशि के बारे में बातें करी थी। देखिए हाउस समझना तो बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये किसी के कुंडली में चेंज नहीं होगा। यहाँ जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ ना, वो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है, वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा सभी के लिए। वहाँ नंबर कुछ और आ सकता है 1 से 12 तक, क्योंकि वो राशि के बारे में बात हो रही है, पर हाउस वो फर्स्ट ही रहेगा। जब हम कुंडली को देखते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, हम क्लॉकवाइज आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट हाउस है तो सेकंड हाउस कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, राइट वाला नहीं होगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, क्लियर हो गया आपका। तो ये हाउसेज हो गए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि किसी का जुपिटर 5th हाउस में है, तो यानी कि जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, 5th हाउस में प्लेस्ड है। किसी का मैं बोलती हूँ कि सन 10th हाउस में है, तो मतलब सन कहाँ प्लेस्ड है, 10th हाउस में प्लेस्ड है। राशि की बात नहीं कर रही, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में राशि की हम बात नहीं करेंगे, हम हाउसेस की बात करेंगे। तो
अब मैं एक एक ग्रह का नाम बोलूंगी और एक एक हाउसेस का नाम बोलूंगी। आपको चेक करना है क्या आपकी कुंडली में D1 में भी देख लो, D9 में भी देख लो, मतलब लग्न में भी देख लो, नवांश में भी देख लो, क्या यह ग्रह उसी पर्टिकुलर हाउस में प्लेस्ड है जहां पे मैं बता रही हूं। पहले आप वो चेक करिए। तो सबसे पहले चेक करिए क्या सन आपके 12th हाउस में है। सेकेंड आपको चेक करना है कि क्या मून आपके 8th हाउस में है, जुपिटर 3rd हाउस में, मरकरी 7th हाउस में, मार्स 7th हाउस में, वीनस 6th हाउस में, सैटर्न 1st हाउस में और राहु 9th हाउस में। हो सकता है आप में से कोई बोले नहीं सोना ये सारे ग्रह अलग अलग मेरे घरों में हैं, वहाँ पे तो नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला आप मत लगाइए। अगर D1 में भी नहीं है, D9 में भी नहीं है, ठीक है, एक में भी है तो फॉर्मूला लगेगा, दोनों में है तो बिल्कुल लगेगा, दोनों में नहीं है तो मत लगाइए। तो ये तरीका आपके लिए नहीं है, ठीक है। पर कुछ ऐसे व्यूअर होंगे जो बोलेंगे हाँ सोना मेरा तो सैटर्न है 1st हाउस में, या हाँ सोना मेरा तो राहु है 9th हाउस में, तो ये फिर आपको एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अब सन का एग्जाम्पल लेते हैं। सन 12th हाउस मैंने बोला, 12th हाउस सन का मतलब है कि सन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वो नीच है अभी, आपको उसको एक्सॉल्टेशन स्टेज में लेकर आना है। एक्सॉल्टेशन स्टेज क्या आता है, वो स्टेज जहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेंथ मिलती है पर्टिकुलर प्लैनेट को, ठीक है, जहाँ पे वो एकदम से दिग्बली है। मून मैंने कहा 8th हाउस में मून है तो आपका मतलब वो नीच है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी मून से जुड़े हुए जो जो एस्पेक्ट आपकी लाइफ में है, सबसे बड़ा तो मन है, वो स्ट्रेंथन हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने जितने भी ग्रह का जितना भी हाउस डिनोट करवाया, वो सारे हाउस में पर्टिकुलर ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। ये सीधा सीधा बात है कि अगर आपके कुंडली में मून 8th हाउस में है, राहु 9th हाउस में है, या फिर सूर्य 12वें घर में है, या जुपिटर 3rd हाउस में है, या तो सैटर्न 1st हाउस में है, ठीक है, समझ गए आप। तो एक एक बनी हुई है ज्योतिर्लिंग जहाँ पे इस प्लैनेट को हम बल प्रदान कर सकते हैं, इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एक्सॉल्टेशन स्टेज में ला सकते हैं। कौन कौन से वो ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ मैंने आपको लिस्ट दे रखा है, उस लिस्ट से आप फॉलो करके इजीली समझ सकते हैं। तो अगर आपका सन 12वें घर में है, लिस्ट में देखिए, यानी कि सन को आपको एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाना है तो आपको विजिट करना है रामेश्वरम। मून को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए, मून अगर 8th हाउस में आपके है तो आपको जाना है सोमनाथ टेम्पल। राहु को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए जाना है आपको नागेश्वर। जुपिटर को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए आपको जाना है ओमकारेश्वर। सैटर्न को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए आपको जाना है बैद्यनाथ धाम। मरकरी को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए आपको जाना है मल्लिकार्जुन। सैटर्न को अगेन एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए आपको जाना है महाकालेश्वर। केतु और मार्स को, दोनों को ही एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए या तो केतु या मार्स, दोनों में से जिसको जरूरत हो उसके लिए आपको जाना है धूषणेश्वर। आपको जुपिटर या केतु अगेन उसको लाने के लिए एक्सॉल्टेशन स्टेज पे जाना है काशी विश्वनाथ। मार्स को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए जाना है भीमा शंकर। राहु को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए जाना है केदारनाथ। और वीनस को एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए आपको जाना है त्र्यंबकेश्वर। तो क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला उनके लिए है जिनके वो ग्रह, पर्टिकुलर ग्रह जो हैं ऐसे घर में है जहाँ पे जाके वो वीक हो जाते हैं, तो उनको एक्सॉल्टेशन स्टेज पे लाने के लिए, उस ग्रह से फुल पोटेंशियल गेन करने के लिए कौन कौन से ज्योतिर्लिंग बने हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बैक में जाकर के लिस्ट को फिर से चेक कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। तो 3 तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब एक चौथा तरीका भी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको चलेगा पता कहाँ जाना है। चलिए, चौथा तरीका ये है कि आपको देखना है आपके D9 चार्ट में भ्रातृकारक प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है। अब ये भ्रातृकारक प्लैनेट क्या है शोना, अभी तो आपने आत्मकारक की बात की थी। तो देखिए, भ्रातृकारक वो प्लैनेट है जो 3rd हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड रखता है आपके चार्ट में। अब इसको भी पता करना बहुत आसान है। अगेन आपको जाना है उसी सॉफ्टवेयर में या ऐप में जहाँ से आपने कुंडली बनाई, वहाँ पे जाओगे तो देखता है कौन सा ग्रह है, बहुत ईजी है, जो 3rd हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड रखता है। तो पहले देखो फर्स्ट कौन रखता है, तो मान लीजिए किसी कुंडली में फर्स्ट एक पर्टिकुलर प्लैनेट निकल गया, उसके नीचे देखना है कौन सा है, तो ये ग्रह है, तो वो भी नहीं, 3rd। अब 3rd हाईएस्ट कौन सा है, 3rd हाईएस्ट आप निकाल लोगे। अगर इस तरीके से नहीं निकालना है तो और नीचे आओ और सॉफ्टवेयर आपने इजी कर दिया तो वहाँ मेंशन है भ्रातृकारक। अब आप देखोगे तो भ्रातृकारक के सामने मार्स लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल कारक का एक प्लैनेट तो होता ही होता है। तो भ्रातृकारक का जो है यूनिवर्सली कौन है, कौन सा प्लैनेट है जो डिनोट करता है उस चीज़ को, मार्स डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली में कोई और भी ग्रह कर सकता है उस चीज़ को डिनोट। अब देख लिया आपने वो ग्रह कौन सा है। अब उस ग्रह को D9 चार्ट में देखना है। सेम फॉर्मूला, D9 चार्ट में भ्रातृकारक का ग्रह किस राशि में बैठा है, तो राशि आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आपका जो भ्रातृकारक का ग्रह है, मान लीजिए वो आ गया मरकरी, और आपने देखा तो D9 चार्ट में मरकरी जो है वो बैठा हुआ है 6 नंबर पे, और 6 नंबर जो है वो कौन सी राशि है, कन्या राशि है।
ये तो मैंने आपको लिस्ट में बताया था। अब आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है कि कन्या राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। करेक्ट। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक एक ज्योतिर्लिंग जो है एक एक राशि को डिनोट करता है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशियां हैं, तो यानी कि कन्या राशि को ज्योतिर्लिंग डिनोट करता है। लिस्ट में जाइए और देखिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो कन्या राशि को डिनोट कर रहा है। लिस्ट में देखा आपने तो आपको पता चल गया कि मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि आपको मल्लिकार्जुन जरूर जाना है। अब आप बोलोगे शोना ये भ्रातृकारक का प्लैनेट क्या होता है? आत्मकारक का तो आपने बता दिया कि आपका सोल, आपका पर्पस, आप खुद, तभी तो उसको सन रिप्रेजेंट करता है। तो ये भ्रातृकारक का प्लैनेट क्यों, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इसका देखना है कि ये कहाँ बैठ रहा है हमारे D9 में, किस राशि में, उस राशि का जाना है हमें ज्योतिर्लिंग। ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है सोना? देखिए सिंपल शब्दों में भ्रातृकारक का प्लैनेट वो प्लैनेट है जो आपके भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। पर ये इतना ईजी नहीं है कि बस भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। बहुतों के तो भाई भी नहीं होते, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें जिसमें कि हमेशा फर्स्ट हाउस को मेष लग्न लिया जाता है, उसके थर्ड हाउस को, यानी कि हर इंसान के थर्ड हाउस ऑफ कुंडली को रिप्रेजेंट करता है भ्रातृकारक का प्लैनेट। थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है सोना? आपका सबसे पहले तो मोटा मोटी पुरुषार्थ रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए पुरुषार्थ तो चाहिए, हिम्मत ही नहीं है ना, किसी चीज़ को फेस ही नहीं कर पा रहे, कुछ एक्शन ले ही नहीं पा रहे, तो कैसे कभी भी लाइफ में आगे बढ़ोगे? एक उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। सोचिए कैसे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है भ्रातृकारक का, बताती हूँ। थर्ड हाउस से सप्तम दृष्टि से ये नवम भाव को देखता है। हर एक प्लैनेट की एक कॉमन दृष्टि तो होती है, एस्पेक्ट तो होता है, विच इज 7th एस्पेक्ट। थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा वो 7th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देखेगा। कैसे? फर्स्ट हमेशा उसी घर को काउंट करते हैं जहाँ प्लैनेट बैठा है, तो फर्स्ट, तो थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। 7th एस्पेक्ट 9th हाउस में आया। अब 9th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है आपकी कुंडली का। वो आपका मेजॉरिटी तो पहले तो आपका लक फैक्टर है, आपके लिए धर्म का भाव भी है, तो आपके लिए वो भाग्य भाव भी है, आपके लिए लक फैक्टर है, आपके लिए वो धर्म का भाव है, पिता का भाव है। तो 9th हाउस कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसीलिए भ्रातृकारक का प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थर्ड में बैठ के 7th एस्पेक्ट से 9th को देखता है, तो उस पर इंपैक्ट डालता है। तो उस प्लैनेट को स्ट्रेंथन करना, प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका भाग्य उदय भी होगा। तो जो भी D9 चार्ट में भ्रातृकारक का जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि से जुड़ा हुआ जब आप ज्योतिर्लिंग जाते हो तो आपके भाग्य में उन्नति होती है, आपके काम बनते हैं, धर्म में रुचि बढ़ती है। धर्म क्या है? धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म इन जनरल की लाइफ में आप जो भी कर रहे हो धर्म के मार्ग पे करके चल के करोगे तो आपको फल तो मिलेगा ही, आपके पिता के लिए भी अच्छा होता है। तो भाग्य को ये इन्हांस करता है। इसीलिए ये तरीका है जानने का कि कौन सा आपको ज्योतिर्लिंग जाना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए 4 तरीके। तो इन 4 तरीकों से पता करिए कि इन 12 में से वो कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है जहां आपको जाना है। तो वीडियो एंड करने से पहले फटाफट से क्विक एक मैं रिकैप करूंगी। 4 तरीके मैंने आपको आज बताए जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो आपको जाना ही जाना है, बिल्कुल प्लान कर लेना है। पहला, आपकी लग्न कुंडली में चंद्र जिस भी राशि में बैठा हुआ है वो राशि को जो भी ज्योतिर्लिंग डिनोट करता है वहां जाइए, मनोबल मिलेगा आपके मन को, बहुत ज़रूरी है वहां पर जाना। आपका सेल्फ हीलिंग आपको लगेगी, डिसीजन मेकिंग आपका बेटर हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, रिलेशनशिप में बेटरमेंट आपको लगेगी। दूसरा देखिए, आत्मकार्य का प्लैनेट आपके D9 चार्ट में किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि को कौन सा ज्योतिर्लिंग डिनोट कर रहा है, वहां पे आपका जाना है। आत्मा, आपका जीव, आपकी पूरी जीवनी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी वाइटैलिटी, आपका हेल्थ, आपका मन, आपका सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। ओवरऑल ब्लेसिंग लेने के लिए वहां जाना ही है। थर्ड देखिए, कौन से प्लैनेट हैं जो आपके नीच अवस्था में है उसको बल प्रदान करने के लिए, एक्सॉल्टेशन स्टेज में लाने के लिए आपको कौन सा ज्योतिर्लिंग जाना है। और चौथा तरीका कि आपका कौन सा वो प्लैनेट है जो आपके थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। भ्रातृकारक का प्लैनेट आपको निकालना है, उसको D9 में देखना है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपको पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, साथ ही साथ में भाग्य में वृद्धि होने वाली है और आप पे काम बन जाएंगे। तो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी। जब हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, इसका कनेक्शन को समझेंगे, हमारी लाइफ में कैसे ये इम्पैक्ट डालता है उसको समझेंगे। क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई, हमें बनाया, तो क्या हमें बस ऐसे ही छोड़ दिया जीने के लिए? नहीं, उन्होंने सारे तरीके भी बनाए, क्योंकि समस्या दिया तो उसका समाधान भी बनाया, बीमारी दिया तो नेचर में उससे जुड़ा हुआ दवाई भी दिया।
तो इसीलिए हमें बस क्या करना है, उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। बाकी सब कुछ भगवान ने दे के भेजा है। हमारा शास्त्र, हमारी विद्या बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, बोलते हैं अंधविश्वास है, पर अगर आप डीप डाइव करोगे तो कभी बाहर वैसे निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी विद्या है। आपको पूरा समझ में आएगा, कॉन्शियसनेस ओपन हो जाएगा कि बाप रे, सबका दिया गया है कि कैसे हम चीज़ों को ठीक करें। कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है जिसका सॉल्यूशन भगवान ने नहीं बना करके भेजा है। बस हमें वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। और मेरे जैसे लोग यही ट्राई करते हैं कि वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे पहुँचा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।